आज भी हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। इससे पहले चैप्टर 15 में आपको याद होगा कि हमने एक सिंगल कॉइल सोलिनॉइड की तरह की कॉइल के अंदर से रियोस्टैट की मदद से करंट को चेंज किया था। मैं आपको यहां पे एक सर्किट भी दिखा देता हूं जिसमें आपको एक सोलिनॉइड नजर आ रहा है, इस तरफ आपको एक डीसी सोर्स, एक बैटरी नजर आ रही है और साथ ही एक रियोस्टैट भी नजर आ रहा है। रियोस्टैट की मदद से अगर हम करंट की वैल्यू चेंज करें तो हम जानते हैं, हमने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में चैप्टर 15 में पढ़ा हुआ है कि यहां पर एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है जो करंट की तब्दीली को अपोज करती है और उस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। आपको याद होगा हमने बैक ईएमएफ का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, EL इज इक्वल टू माइनस कैपिटल L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसमें नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो बैक ईएमएफ है ये सप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रही है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन आप ना लिखें, सिर्फ हम लिख लेते हैं इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड EL इज इक्वल टू कैपिटल L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब जरा गौर से देखें, यहां तो हमें बार बार रियोस्टैट की मदद से करंट को चेंज करना पड़ रहा था, लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमें यह मेहनत ना करनी पड़े, हम ऐसा करंट सप्लाई करें जो खुद ब खुद ही चेंज हो? जी, ऐसा पॉसिबल है। इस चैप्टर में हम यही तो करंट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। यानी अगर इस बैटरी की जगह पर मैं एसी जनरेटर लगा दूं तो फिर रियोस्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम रियोस्टेट को सर्किट से निकाल देते हैं। सिर्फ हमने एक इंडक्टर लगाया हुआ है, एक सिंगल कॉइल, और इस तरफ मैंने सिर्फ एक एसी जनरेटर लगा दी है। और एसी जनरेटर को सर्किट में शो करने का सिंबल क्या है? मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि सिर्फ एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करें और उसके अंदर एक साइन वेव शो कर दें। ये एसी जनरेटर का सर्किट में यूज किया जाने वाला सिंबल है। अब यहां पर हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कर दी जिसकी वजह से एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर फ्लो करना शुरू हो गया। और चूंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि ये तो ऐसा करंट है जो खुद ब खुद चेंज होता रहेगा, इसकी मैग्नीट्यूड भी खुद ब खुद चेंज होगी, इसकी पोलैरिटी यानी डायरेक्शन भी खुद ब खुद रिवर्स होती जाएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बगैर रियोस्टैट के हमें इस इंडक्टर के अंदर से बैक ईएमएफ मिलता रहेगा। और वो बैक ईएमएफ बिल्कुल यही होगा जो हमने पहले यहां पर लिखा है, जिसकी मैग्नीट्यूड मैंने आपको लिखवाई है, EL इज इक्वल टू कैपिटल L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब यहां पर कैपिटल L क्या है? ये तो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। इसी तरह डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T क्या शो कर रहा है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दिस कॉइल। अब मुझे एक बात बताएं, यहां पर हमने करंट कौन सा सप्लाई किया था? करंट हमने सप्लाई किया था अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला आपके सामने है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा। हम ये भी जानते हैं कि थीटा की जगह ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है, और अगर दिल करे तो ओमेगा की जगह हम 2 पाई f भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम इसको ओमेगा टी की शक्ल में ही रहने देते हैं। अब जरा गौर से मेरी बात सुननी है आपने। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, इस सर्किट को तो हम कहीं और एडजस्ट कर देते हैं, यहां इस जगह पर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूं। आपने गौर से आगे वाली सारी बातें आपने बहुत ध्यान से सुननी है। यह ग्राफ दो क्वांटिटीज के दरमियान है, जिसमें एक्स एक्सिस पे मैं टाइम कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, और फर्ज कर लें इस वक्त वाई एक्सिस पे मैं करंट की बात करने लगा हूं। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम लेबल नहीं करते, सिर्फ टाइम एक्सिस को हम लेबल कर लेते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने यहां पर एक दूसरा ग्राफ भी आगे चल के ड्रॉ करना है। तो जरा गौर से मेरी बात सुने। चूंकि ये आपको करंट का जो फॉर्मूला नजर आ रहा है ये अल्टरनेटिंग करंट है और इसका ग्राफ साइन फंक्शन के मुताबिक बनता है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी बनाया हुआ है। तो यहां पर हम डायरेक्ट ही ये ग्राफ बना लेते हैं। ओरिजिन से यानी 0 से ये स्टार्ट होगा और इस तरह पूरी की पूरी साइन कर्व आपको बनी हुई नजर आ रही है। और इस साइन कर्व में आपको ग्राफ में कुछ पॉइंट्स यहां पर नजर आ रहे हैं, उनको मैंने खुद ही लेबल किया है। सबसे पहले आपको स्टार्ट पॉइंट नजर आ रहा है O, उसके बाद पॉजिटिव पीक पे जब करंट गया
तो इस पॉइंट को आप ए का नाम दे दें, उसके बाद बी, फिर सी और फिर डी। अब जरा गौर से मेरी बात सुने, यहां पर जो आपको बैक ईएमएफ का फॉर्मूला नजर आ रहा है, जिसको मैंने लिखा था EL इज इक्वल टू कैपिटल L डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि बैक ईएमएफ सप्लाइड ईएमएफ को अपोज करती है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि अगर सप्लाइड ईएमएफ को हमने कैपिटल V का नाम दिया हुआ है, सप्लाइड वोल्टेज को, तो बैक ईएमएफ भी इसके बिल्कुल इक्वल होगी, सिर्फ इनकी सेंस एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी मैं कह सकता हूं V यानी सप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू EL यानी बैक ईएमएफ। दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ सेंस ऑपोजिट है। तो यहां EL का फॉर्मूला पुट करें, कैपिटल L डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब कैपिटल L तो सेल्फ इंडक्टेंस है, ये तो है कांस्टेंट, इसको आप ना लिखें। अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो मेरे पास रिलेशन बन जाएगा, इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा कैपिटल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब जरा गौर से मेरी बात सुने, इससे पिछले लेक्चर में कैपेसिटर वाले टॉपिक में हमने स्लोप की बात की थी। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा X, यानी चेंज इन Y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन X कोऑर्डिनेट। जो अभी अभी मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, इसमें Y कोऑर्डिनेट कौन सा था? करंट। और X कोऑर्डिनेट कौन सा है? टाइम। तो इसका मतलब है अगर मैं स्लोप का फॉर्मूला इस ग्राफ के लिए लिखूं, यानी IT ग्राफ के लिए अगर मैं स्लोप का फॉर्मूला लिखूं, तो ये तो बनेगा डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यानी इस रिलेशन में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I ओवर डेल्टा T में ये जो आपको राइट हैंड साइड पे डेल्टा I ओवर डेल्टा T नजर आ रहा है, ये तो एक्चुअली IT ग्राफ की स्लोप है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ में जैसी IT ग्राफ यानी इस ग्राफ की स्लोप होगी, वैसी ही वोल्टेज की वैल्यूज होंगी जो इस वक्त इस इंडक्टर के अक्रॉस हमें मिल रही हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इस ग्राफ को जो मैंने पहले से ही लेबल कर लिया है, इसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे स्लोप की वैल्यूज निकालते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो जरा गौर से मेरी बात सुननी है आपने। पॉइंट O पर टेंजेंट ड्रॉ कर लें, वो टेंजेंट इस तरह आ रहा है। O के बाद पॉइंट A है, यहां टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रहा है। पॉइंट B पे टेंजेंट इस तरह नेगेटिव स्लोप दे रहा है। पॉइंट B के बाद कौन सा पॉइंट है? नीचे वाला पॉइंट, पॉइंट C, यहां पर भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। और पॉइंट D का जो टेंजेंट है, ये बिल्कुल पॉइंट O के टेंजेंट जैसा है, इस तरह। इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो टेंजेंट पे स्लोप की वैल्यूज होंगी ना IT ग्राफ की, इस जगह पर वोल्टेज की भी वही वैल्यूज होंगी। अब मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूं, साथ ही साथ आपको सामने लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। अब हम एक हेडिंग लगा लेते हैं, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राफ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस टॉपिक का। अब जरा देखते जाएं, मैं टेंजेंट को पॉइंट O से चलाऊंगा और पॉइंट A तक लेके आऊंगा। पॉइंट O पे टेंजेंट किस तरह का था? पॉइंट O पे जो टेंजेंट है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव स्लोप दे रहा है, क्योंकि पॉइंट O पर जो टेंजेंट है ये इस वक्त असेंडिंग है और मैक्सिमम एक्स एक्सिस से दूर है। इससे ज्यादा दूर ये पूरे ग्राफ में कहीं भी नहीं गया। यानी पॉइंट O पर स्लोप पॉजिटिव भी है क्योंकि टेंजेंट असेंडिंग है, और मैक्सिमम भी है। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट O पर स्लोप अगर पॉजिटिव मैक्सिमम है, तो पॉइंट O पर वोल्टेज की वैल्यूज भी पॉजिटिव मैक्सिमम होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखा नजर आ गया, स्लोप के बारे में और उसके कोरिस्पॉन्डिंग वोल्टेज के बारे में। अब इस स्लोप को आप चलाते जाएं, पॉइंट O से इस टेंजेंट को पॉइंट A तक ले आएं। आपको यहां एनिमेशन में नजर आ रहा है, पॉइंट O से टेंजेंट आता जा रहा है और पॉइंट A तक पहुंच गए। पॉइंट A पे पहुंच के टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो गया, और अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो यहां पर स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई है? 0,
क्योंकि किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा जीरो होती है। स्लोप का एक और भी तो फॉर्मूला है ना, tan ऑफ थीटा। तो जब आप थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे तो स्लोप का आंसर तो जीरो आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट O पर स्लोप मैक्सिमम पॉजिटिव थी और O से A तक आते आते कम होते होते जीरो हो गई। यानी पॉइंट O से A तक आते आते वोल्टेज की वैल्यू भी कम होते होते जीरो हो जाएगी। यानी पॉइंट A के सामने एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज का पॉइंट कहां लगाएंगे? जीरो पे। अब जनाब पॉइंट A से हमने आगे बढ़ना है। पॉइंट A पे जो टेंजेंट आपको नजर आ रहा है ना, इसको अब आगे बढ़ाते जाएं पॉइंट B की तरफ। आते आते पॉइंट B तक आते आते टेंजेंट इस तरह हो जाएगा और ये टेंजेंट डिसेंडिंग टेंजेंट है और इस वक्त ये मैक्सिमम स्लोप दे रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि पॉइंट B पर आकर स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम हो चुकी है। तो जैसे जैसे टेंजेंट पॉइंट A से पॉइंट B तक आता जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो से बढ़ते बढ़ते नेगेटिव मैक्सिमम पहुंच गई है। किसकी वैल्यू? स्लोप की वैल्यू। कौन से ग्राफ के स्लोप की वैल्यू? IT ग्राफ की स्लोप की वैल्यू। यानी पॉइंट B पर आकर जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम नेगेटिव आंसर देगा। सो हम कह सकते हैं एट पॉइंट B स्लोप इज मैक्सिमम नेगेटिव, सो वोल्टेज इज मैक्सिमम नेगेटिव। और पॉइंट A से B तक आते आते वोल्टेज की वैल्यू जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम नेगेटिव हो गई है। जी, पॉइंट O से हमने शुरू किया, A पर आए, A से B पर आए, B पर नेगेटिव मैक्सिमम थी, स्लोप भी और वोल्टेज की वैल्यू भी। अब हम इस टेंजेंट को पॉइंट B से पॉइंट C तक लेके जाते हैं। देखें, नजर आ रहा है आपको? पॉइंट B से C तक जाते जाते ये टेंजेंट दोबारा हॉरिजॉन्टल हो गया है, यानी दोबारा इसकी स्लोप जीरो हो गई है। हम कह सकते हैं कि पॉइंट C पर आते आते स्लोप की वैल्यू अगर जीरो हो गई है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी अगेन जीरो हो गई है। तो पॉइंट O पर स्लोप क्या थी? मैक्सिमम पॉजिटिव। पोटेंशियल क्या था? मैक्सिमम पॉजिटिव। पॉइंट A पर स्लोप क्या थी? जीरो। पोटेंशियल क्या थी? जीरो। पॉइंट B पर स्लोप क्या थी? मैक्सिमम नेगेटिव और पोटेंशियल भी क्या थी? मैक्सिमम नेगेटिव। और पॉइंट C पर स्लोप क्या है? जीरो और पोटेंशियल भी क्या है? जीरो। अब आखिरी पॉइंट रह गया और वो है पॉइंट D। पॉइंट D पर अगेन स्लोप मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर दे रहा है, क्योंकि अगेन स्लोप असेंडिंग हो गई है और मैक्सिमम स्लोप आ रही है यहां पे। इसका मतलब है इस आखिरी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू भी मैक्सिमम पॉजिटिव होगी। अब आप इन दोनों ग्राफ्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में आ गए हैं। जरा गौर से देखिएगा, करंट का ग्राफ जीरो से स्टार्ट लेके इस तरह से बना और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो मैक्सिमम पॉजिटिव से स्टार्ट लेके दोबारा मैक्सिमम पॉजिटिव पर आ गया। अब इन दोनों ग्राफ्स को अगर मैं आपस में कंपेयर करूं तो हम बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन दोनों ग्राफ्स के दरमियान फेज का डिफरेंस कितना है और लीड कौन कर रहा है। आपको याद होगा मैंने फेज लीड और फेज लैग में इस तरह के ग्राफ्स बहुत डिटेल में आपको समझाए थे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे कंपेयर कर लेते हैं, बाकी पॉइंट्स तो बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे, सामने लिखा हुआ भी आपके सामने आ जाएगा। अब हम हेडिंग लिख लेते हैं, फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल या वोल्टेज। इसी ग्राफ पे स्टार्ट पॉइंट पे देखें, करंट का फेज कितना है? जीरो। लेकिन वोल्टेज कहां से स्टार्ट ले रहा है? मैक्सिमम पॉजिटिव से। इसका मतलब है वोल्टेज का फेज है 90 डिग्री। तो बताएं आगे कौन है? वोल्टेज आगे है, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है। हम कह सकते हैं वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। और ऐसा किस सर्किट में होता है? जिस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जाए सिर्फ और सिर्फ किस कंपोनेंट को? इंडक्टर को। So in case of AC through inductor, we can see that voltage leads the current by 90 degree. तो ये तो था फेज रिलेशनशिप के बारे में।
अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज के फेजर वेक्टर बनाकर भी देखते हैं कि इनके फेजर वेक्टर्स में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पहले। अगर मैं करंट का फेजर वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखूं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे करंट का फेज 0 था, तो इसका जो फेजर वेक्टर है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। इस फेजर वेक्टर की लेंथ हम IRMS ले लेते हैं, करंट की RMS वैल्यू। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फेजर वेक्टर की जो लेंथ है या तो पीक वैल्यू ली जाती है या RMS वैल्यू। तो बताएं वोल्टेज का फेजर वेक्टर कहां पे होगा? क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा था, तो वोल्टेज का फेजर वेक्टर 90 डिग्री आगे जाएगा, यानी वर्टिकल होगा। और इसकी लेंथ भी हम VRMS से जाहिर कर लेते हैं। और दोनों में कितना फेज का डिफरेंस आ रहा है? हमें नजर आ रहा है 90 डिग्री का। तो ये हमने फेजर वेक्टर की मदद से इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर कर लिया। अब हम बात करते हैं इंडक्टर इस अल्टरनेटिंग करंट को कितना अपोज करता है। इस ऑपोजिशन को पता क्या बोलते हैं? आपको याद होगा कैपेसिटर के केस में मैंने इस ऑपोजिशन को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा था। तो फिर इंडक्टर के केस में अल्टरनेटिंग करंट के खिलाफ जो ऑपोजिशन ऑफर होगी, दैट वुड बी कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां पर हम हेडिंग लिख लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? Inductive reactance is the opposition offered by this inductor to the flow of AC. अल्टरनेटिंग करंट के खिलाफ इंडक्टर जो ऑपोजिशन ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको कैपिटल X के साथ नीचे छोटे से कैपिटल L से जाहिर किया जाता है। जैसे मैंने आपको कैपेसिटर के केस में 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, यहां पर इंडक्टर के केस में भी 2 ही फॉर्मूले हैं। सबसे पहले ओहम्स लॉ को यूज करके हम लिख सकते हैं, इस वक्त इस कंपोनेंट यानी इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल सप्लाई किया जा रहा है उसको ऊपर लिखें, XL इज इक्वल टू VRMS, उसकी RMS वैल्यू ऊपर लिखें, और जो रिजल्टेंट करंट फ्लो कर रहा है उसकी RMS वैल्यू नीचे लिखते हैं, VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। ये तो हो गया ओहम लॉ की मदद से। एक दूसरा भी फॉर्मूला है जिसका प्रूफ तो हमने नहीं करना, लेकिन उसका फॉर्मूला हम जरूर याद रखेंगे, दैट इज XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू कैपिटल L। इसमें ओमेगा क्या है? दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और कैपिटल L क्या है? दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा जो है ना, इसको हम 2πf भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बन गया 2πfL। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे यह कहूं कि इनपुट करंट जो है, जो भी इनपुट पे हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते जाएं, तो देखें फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम करने का मतलब क्या है? अगर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को सीधा 0 ही कर देता हूं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी। जरा गौर से देखें, अगर F की जगह 0 पुट करेंगे, XL भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी 0 होने का क्या मतलब है? आपको डायरेक्ट करंट के बारे में पता है? डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो हमने इससे पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट करंट ऐसा करंट है जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं आती, ना इसकी वैल्यू चेंज होती है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। यानी फ्रीक्वेंसी 0 करने का यही मतलब है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है अब वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया है। तो जरा गौर से देखें, फ्रीक्वेंसी 0 करने का मतलब है डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट को इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी मिल रही है? 0। यानी डायरेक्ट करंट जिसकी मैग्नीट्यूड में कोई भी तब्दीली ना हो तो उसको इंडक्टर बिल्कुल भी अपोज नहीं करता। और इंडक्टर अपोज ना करने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई भी बैक ईएमएफ पैदा नहीं हो रही, कोई भी ऑपोजिशन नहीं हो रही। तो ये तो था इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं पावर डिसिपेशन थ्रू इंडक्टर। आपको याद होगा पिछले कैपेसिटर वाले टॉपिक में मैंने पावर डिसिपेशन को एक खास तरीके से डिस्कस किया था। यहां भी ऐसा ही करेंगे। ये जो ग्राफ हमने बनाया था ना, इस ग्राफ को हम दोबारा से यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक कॉपी मैं आपको दूसरी जगह दिखा देता हूं और एक कॉपी आपको यहां नजर आ रही है।
करना यह है कि मैंने इस अल्टरनेटिंग करंट का जो पूरा साइकिल है ना, इसके साथ वोल्टेज का भी साइकिल आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप किसी एक ग्राफ को देख लें, फिर आसानी से हम उसके 4 इक्वल पार्ट्स कर सकेंगे। तो आप अल्टरनेटिंग करंट का जो साइकिल है ना, उसको फोकस करें और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। यहां पर आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हुई नजर आ रही है। सबसे जो पहला पोर्शन है ना, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड पोर्शन को क्या बोलेंगे? सेकंड क्वार्टर। थर्ड पोर्शन को क्या बोलेंगे? थर्ड क्वार्टर। और फोर्थ पोर्शन को बोलेंगे फोर्थ क्वार्टर। पावर डिसिपेशन का एक जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 13 में, वो भी आपको मैं साइड पे लिखवा देता हूं। पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब जरा गौर करें, फर्स्ट क्वार्टर में करंट का ग्राफ भी एक्स एक्सिस से ऊपर है, वोल्टेज का ग्राफ भी एक्स एक्सिस से ऊपर है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टर में करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर में पावर डिसिपेशन की बात करूं तो इसका आंसर क्या आएगा? करंट भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टर के दौरान पावर डिसिपेशन पॉजिटिव है। और पावर डिसिपेशन पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि जो सोर्स था ना एसी जनरेटर, वो इंडक्टर को पावर दे रहा था। पावर डिसिपेशन पॉजिटिव होने का यह मतलब है कि इंडक्टर को पावर मिल रही है, इंडक्टर की तरफ पावर जा रही है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वार्टर की। सेकंड क्वार्टर में करंट तो अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है। अब आप सेकंड क्वार्टर में, मैं यहां लिखवा भी देता हूं, पावर डिसिपेशन की वैल्यू अगर निकालेंगे, एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो पावर डिसिपेशन का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। और जब पावर डिसिपेशन का आंसर नेगेटिव आएगा तो इसका कंसेप्चुअली पता क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो इंडक्टर को पावर मिली थी ना, इंडक्टर ने उल्टे कदमों उसको वापस कर दिया। इंडक्टर ने पावर को वापस कर दिया, यानी जितनी पावर इंडक्टर को मिली थी, इंडक्टर के अंदर बैक ईएमएफ पैदा होने की वजह से वो सारी पावर उसने सोर्स के मुंह पे दे मारी, यानी वापस कर दी। अब आप थर्ड क्वार्टर की बात करें। थर्ड क्वार्टर में गौर कीजिएगा, थर्ड क्वार्टर में करंट भी नेगेटिव है और वोल्टेज भी नेगेटिव है। थर्ड क्वार्टर में दोनों ही नेगेटिव हैं। तो अगर आप थर्ड क्वार्टर में पावर डिसिपेशन फाइंड करने के लिए करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। और अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम कह सकते हैं पावर डिसिपेशन इज पॉजिटिव। और पावर डिसिपेशन पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि इस इंडक्टर की तरफ दोबारा पावर आई है, सोर्स ने दोबारा पावर इंडक्टर को दी है। अब आते हैं फोर्थ क्वार्टर की तरफ। फोर्थ क्वार्टर में करंट की वैल्यू तो अभी भी नेगेटिव है, लेकिन अब वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है। और वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि अब अगर आप पावर डिसिपेशन फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर दोबारा नेगेटिव आ जाएगा। और आंसर नेगेटिव आने का मतलब यह है कि अगेन पावर डिसिपेशन इज नेगेटिव। दोबारा इंडक्टर ने पावर सोर्स को वापस कर दी है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वार्टर में इंडक्टर को पावर मिली, सेकंड क्वार्टर में इंडक्टर ने वो पावर वापस की, थर्ड क्वार्टर में फिर इंडक्टर को पावर मिली, फोर्थ क्वार्टर में उसने सारी की सारी पावर फिर वापस कर दी। तो ओवरऑल पूरे एसी के साइकिल के दौरान टोटल पावर डिसिपेशन कितनी है? 0 है। इसका मतलब है ये जो इंडक्टर है ना, ये इसका फायदा ये है कि अल्टरनेटिंग करंट जब इसको सप्लाई किया जाता है तो पावर डिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसे लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर था, इस लेक्चर में इंडक्टर है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर को हम इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी पावर डिसिपेशन करते हैं या ना होने के बराबर पावर डिसिपेशन करते हैं, और इसके बावजूद हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अल्टरनेटिंग करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कैपेसिटर और इंडक्टर without any power dissipation or without any energy consumption. इंडक्टर को प्रोफेशनली एक खास शक्ल में यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं चोक। अल्टरनेटिंग करंट के लिए चोक एक ऐसा इंडक्टर है
जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विदाउट एनी पावर डिसिपेशन। आप सोच रहे होंगे कि पावर डिसिपेशन तो हो नहीं रही, तो करंट की वैल्यू को कंट्रोल कैसे करेगा? वो तो कंट्रोल करेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस की बेस पे। देखें, एक बात तो तय है, पावर डिसिपेशन नहीं हो रही, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस तो है, जिसका फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, XL इज इक्वल टू 2πfL। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी, यानी करंट के खिलाफ ऑपोजिशन बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली करंट कम हो जाएगा।